गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे, उम्मीद करता हूँ। मैं भी ठीक हूँ। मैं गुरसेवक सिंह, आपका फिजिक्स टीचर, आपके सामने आया हूँ एक नई वीडियो के साथ, और वो है क्लास 11th के लिए। ठीक है, तो पिछले ही लेक्चर्स में मैंने आपका जो पहला यूनिट था, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, को कम्प्लीटली खत्म कर दिया है। ठीक है, उसमें फिर भी आपको कोई डाउट होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो प्लीज जस्ट लेट मी नो। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। ठीक है, अब बात करते हैं अगले यूनिट की। अगले यूनिट को शुरू करने से पहले मैं एक सिंपल से बात पूछना चाहूंगा कि अगर आपने कोई बिल्डिंग खड़ी करनी है ना, तो उसकी मजबूती के लिए क्या चीज सबसे इंपॉर्टेंट है? सोचिए एक मिनट। 11th क्लास में हो, इतना तो पता होगा। बेस, है ना। अर्थक्वेक को झेल पाए ऐसा बेस तैयार कर दिया जाए। होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। उसी तरह से जो यूनिट है, कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर है ना, उस चैप्टर को अगर आप मजबूत बनाना चाहते हो, उसको स्ट्रांग बनाना चाहते हो, तो जस्ट व्हाट यू हैव टू डू इज उसका बेस स्ट्रांग कर लीजिए। और उसका जो बेस होता है वो सारा का सारा कहाँ छुपा होता है? उसके इंट्रोडक्शन में। तो आज आपके अगले यूनिट का इंट्रोडक्शन स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा इस वीडियो को आप एंड तक देखें। ठीक है, क्लियर है? होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो बेस में क्या है, आपको बेसिकली यूनिफॉर्म मोशन की बात करनी है यहाँ पर। यूनिफॉर्म मोशन, मोशन वर्ड कहाँ से निकल के आया है? ठीक है, आपका जो अगला चैप्टर वो बेसिकली उसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अपन लोग अगले चैप्टर में मोशन इन अ प्लेन के बारे में स्टडी करेंगे, बट उससे पहले उसको स्टडी करने के लिए आपका मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन बहुत क्लियर होना चाहिए भाई। ठीक है, तो ये जो स्टडी है फिजिक्स की, ये 600 बीसी से जो ग्रीक्स थे तब से स्टडी कर रहे हैं मोशन के बारे में। और उनके अलग अलग जो वर्ड्स यूज करे गए हैं उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, बस बेसिकली उसका जो पॉइंट क्या कहना चाहते थे वो उनके बारे में बताऊंगा। तो आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा। थोड़ी बहुत हिस्ट्री आएगी, थोड़ी बहुत, बहुत मामूली सी, उसके बारे में पढ़ेंगे, और बाकी फिजिक्स चलती रहेगी। ठीक है, 600 बीसी है ना, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर 600 बीसी की। 600 बीसी में ग्रीक्स में, ग्रीक भाषा में एक वर्ड यूज करा गया, मिचेन। व्हाट इज दिस वर्ड मशीन मीन्स? ये मशीन वर्ड का मतलब होता है मशीन। ठीक है, मशीन और टूल्स। ठीक है, और इस वर्ड से आज की डेट में एक वर्ड यूज हुआ, उसको नाम दिया गया मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स एक ब्रांच है। किसकी ब्रांच है? फिजिक्स की ब्रांच है। ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ठीक है, किसके साथ डील करती है? डील्स विद मोशन। किसके साथ? डील्स विद मोशन। मोशन के साथ डील करती है। बॉडीज एट रेस्ट हो या मोशन में हो, उनके साथ डील करेगी। ठीक, अब भाई बॉडीज मोशन में भी हो सकती है, बॉडीज रेस्ट में भी हो सकती हैं, तो उनको भी कैटेगराइज करने की जरूरत है। तो बेसिकली मैकेनिक्स को ही आगे जाके कैटेगराइज करा जाता है। तो मैकेनिक्स आगे जाके तीन ब्रांचेस में सब डिवाइड कर दिया जाता है। तो मैकेनिक्स की पहली ब्रांच होती है स्टैटिक्स। ठीक है, दूसरी ब्रांच होती है काइनेमैटिक्स। ठीक है, और तीसरी ब्रांच होती है डायनामिक्स। ठीक है, तो मैकेनिक्स अपने आप में जो एक ब्रांच थी फिजिक्स की उसको फर्दर कैटेगराइज करा गया तीन हिस्सों में: स्टैटिक्स, काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स। तो स्टैटिक्स में क्या होता है? अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द बॉडीज एट रेस्ट। जब बॉडीज आपकी एट रेस्ट होंगी, उनके साथ जब वो डील करना होगा, तो उस पर्टिकुलर ब्रांच को नाम दिया गया स्टैटिक्स। ठीक है, काइनेमैटिक्स, काइनेमैटिक्स में आपका वर्ड दिख रहा होगा काइनामा, KINEMA। ठीक है, कुछ टीचर्स यूट्यूब पे मैंने देखा था वो पढ़ाते हैं या तो काइन, हो सकता है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो काइन सही वर्ड हो, बट ग्रीक वर्ड काइनमा बेसिकली रिलेट्स टू व्हाट? मोशन। तो मोशन की स्टडी जब आपने करनी है, बेसिकली वो डील करता है किसके साथ? काइनेमेटिक्स के साथ। बस डिफरेंस क्या है इसमें? वो मोशन किसकी वजह से हुआ है, क्या उसका कॉज था, उसको अपने लोगों ने कंसीडर नहीं करना है, उसकी स्टडी नहीं करनी है। तो भाई मोशन जो बेसिकली होता है वो किसी फोर्स की वजह से होता है, कोई पावर की वजह से होता है। तो उस पावर या उस फोर्स की अगर आपने स्टडी करनी है, तो विल गो इनटू द ब्रांच डायनामिक्स। ठीक है, तो इसमें एक वर्ड यूज हुआ है
डायनामिस, तो ये डायनामिस वर्ड भी ग्रीक है, ठीक है, ये भी वर्ड ग्रीक से आया है और इसका अपना मतलब क्या है, इसका अपना मतलब होता है पावर, ठीक है, और वो पावर बेसिकली उस पर्टिकुलर बॉडी को मोशन में लाने के लिए जो यूज करी गई है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर ब्रांच में वी कंसीडर दैट पर्टिकुलर कॉज जिसकी वजह से बॉडी मोशन में आई है, ठीक है। उसके बाद आपको उम्मीद करता हूँ सब समझ में आ रहा होगा ना। मैकेनिक्स आपका सबसे पहला टॉपिक है इसमें, जिसमें अपने लोगों ने इसको कैटेगराइज कर दिया तीन हिस्सों में, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। स्टैटिक्स में क्या होता है, बॉडीज एट रेस्ट होती है। काइनेमेटिक्स में क्या होता है, बॉडीज इन मोशन बट वी डू नॉट कंसीडर द कॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर मोशन। डायनामिक्स वे भी बॉडीज मोशन में होती हैं बट इसमें अपने लोग कंसीडर करते हैं वो पर्टिकुलर कॉज ऑफ मोशन, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं तो आता है आपके पास एक टॉपिक दैट इज रेस्ट एंड मोशन, ठीक है। अरे सर इतनी सिंपल सिंपल चीजें क्यों पढ़ा रहे हो, ये तो मैं पता ही है, ये तो नहीं सोच रहे थे। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट इज रेस्ट, बताइए मैं किस पोजीशन में हूँ। मैं इसको बना रहा हूँ आपको, नहीं यार पूछ रहा हूँ सीरियसली, बताइए। मैं इस समय रेस्ट में भी हूँ, मैं इस समय मोशन में भी हूँ। अरे सर कैसे, रेस्ट में दिखाई दे रहे हो, एक जगह खड़े हुए हो, मोशन में कैसे हो। हाँ ये तो फिजिक्स है मेरे लाल। रेस्ट में कैसे हूँ, अगर मेरे सामने कोई बंदा खड़ा है, ठीक है, और वो मुझे देख रहा है, खड़े खड़े वो मुझे देख रहा है, मैं भी उसके लिए खड़ा हुआ हूँ, स्टैंडिंग पोजीशन में हूँ, तो उसके विद रिस्पेक्ट आई एम एट रेस्ट, उसके विद रिस्पेक्ट आई एम एट रेस्ट। बट अगर वही बंदा चल रहा है, ठीक है, यहाँ आप समझ लीजिए मेरे सामने से एक ट्रेन जा रही है और उस ट्रेन में बैठा हुआ बंदा मुझे देख रहा है, तो मैं उसको कैसा नजर आऊंगा, ट्रेन जा रही है उधर, तो उसके विद रिस्पेक्ट में कहाँ जा रहा हूँ, पीछे, है ना, तो उसको क्या दिखेगा, उसको तो ये दिखेगा ना मैं पीछे जा रहा हूँ। तो उसके विद रिस्पेक्ट में कैसे हूँ, मैं उसके विद रिस्पेक्ट मोशन में हूँ। तो इसका मतलब रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, दे आर रिलेटिव, ये ध्यान में रखने वाली चीज है, दे आर रिलेटिव। तो इसका मतलब कोई भी पर्टिकुलर बॉडी एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं हो सकती क्या, देयर इज नो सच बॉडी एट एब्सोल्यूट रेस्ट। एब्सोल्यूट रेस्ट का मतलब यहां पर क्या हो गया, सब बॉडीज के विद रिस्पेक्ट वो पर्टिकुलर बॉडी कहाँ हो, रेस्ट पे हो, ठीक है, एब्सोल्यूट रेस्ट। बट ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, एब्सोल्यूट रेस्ट इज नॉट अ पर्टिकुलर प्रैक्टिकल एग्जांपल। तो अपने लोग बेसिकली जब भी एक पर्टिकुलर बॉडी की पोजीशन का पता करते हैं और अगर वो पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ तो हम कहते हैं बॉडी मोशन में है, और अगर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है तो हम कहते हैं रेस्ट में। बट हमें देखना पड़ता है कि वो पर्टिकुलर बॉडी का मोशन किसके विद रिस्पेक्ट है। चलती हुई ट्रेन के विद रिस्पेक्ट अगर किसी स्टैंडिंग बॉडी की पोजीशन का पता करोगे तो वो स्टैंडिंग बॉडी चलती हुई ट्रेन के विद रिस्पेक्ट कैसी है, मोशन में है, ठीक है। और अगर मैं वो ट्रेन को एक ही जगह पर रोक के फिर उस बॉडी का पता करता हूँ तो वो बॉडी ट्रेन के विद रिस्पेक्ट कैसी है, रेस्ट पर है। तो इस तरह से आप रेस्ट और मोशन के बारे में पता कर सकते हो कि कौन सी पर्टिकुलर बॉडी रेस्ट पे है, कौन सी पर्टिकुलर बॉडी मोशन में। तो बट दे आर बोथ रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि एक पर्टिकुलर बॉडी अगर रेस्ट पे है हो सकता है वो बॉडी मोशन में भी हो। अब जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, टू कार्स मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू ईच अदर, और दोनों के जो ड्राइवर्स हैं वो एक दूसरे को देख रहे हैं और दोनों गाड़ियां 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही हैं, तो दोनों आपस में बात कर सकते हैं या नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, बात करनी नहीं है तो यहाँ चलो गाड़ियां निकालो, स्पीड से बढ़ाते हैं, चलाते हैं, फिर बात करके देखते हैं सर सही कह रहे थे कि नहीं। ऐसा करना नहीं है, मैं एक बात कर रहा हूँ कि वो दो ड्राइवर्स आपस में एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हैं। तो एक ड्राइवर के विद रिस्पेक्ट अगर दूसरे ड्राइवर का जो डिस्टेंस है वो सेम है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बढ़ते टाइम के साथ, तो इसका मतलब पोजीशन इज नॉट बीन चेंजिंग, आई मीन द पोजीशन इज नॉट बीन चेंजिंग, देन द पर्टिकुलर कंडीशन इज सेड टू बी रेस्ट। और अगर एक 80 की स्पीड से चल रहा है, एक 60 की स्पीड से चल रहा है, तो हर पर्टिकुलर टाइम के बाद उसका डिस्टेंस होगा वो बढ़ता जाएगा। तो वो ड्राइवर को क्या देखेगा, वो ड्राइवर को ये देखेगा कि वो गाड़ी आगे जा रही है, ये दिखेगा ना। तो इसका मतलब इसके विद रिस्पेक्ट वो मोशन में है, और अगर वो ड्राइवर इसको देखना चाहे तो उसको क्या दिखेगा कि ये ड्राइवर पीछे जा रहा है, तो उसके विद रिस्पेक्ट ये भी कैसा है, मोशन में है। समझ में आ रही है ना बातें। तो ये बेसिकली एक एग्जांपल था रेस्ट और मोशन, हाउ दे आर बेसिकली इन रिलेटिव टू ईच अदर। तो ये बेसिक बेसिक है और ये आपको क्लियर होना चाहिए।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दैट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट। व्हाट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट? बहुत छोटी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट कह दूं? क्या ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है? क्या मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट हूं? क्या मैं एक ट्रेन को पॉइंट ऑब्जेक्ट कह सकता हूं? डिपेंड करता है। अब डिपेंड किसके ऊपर करता है? मैं यहां पर किसके बारे में बात कर रहा हूं? मोशन के बारे में। ठीक है, और मोशन बेसिकली किसके लिए होगा? किसी बॉडी के लिए होगा। ठीक है, और उस बॉडी को क्या मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट कह सकता हूं? तो वो डिपेंड करता है उसके मोशन के ऊपर कि उसने कितना डिस्टेंस कवर करना है। अब अगर इस मार्कर की मैं बात करूं और इस मार्कर को मैं ट्रेवल करवाना चाहता हूं एक डिस्टेंस, वो है इसके रिस्पेक्ट 100 मीटर्स। अब यार 100 मीटर्स जो डिस्टेंस है इस मार्कर के लिए वो बहुत ज्यादा बड़ा है। तो उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में अगर ये ऑब्जेक्ट बहुत छोटा मान लिया जाए या छोटा है, तो ऑटोमेटिकली ये मार्कर को मैं उसके विद रिस्पेक्ट क्या कह सकता हूँ? पॉइंट ऑब्जेक्ट कह सकता हूँ। तो इसका मतलब जो ट्रेन है, अगर वो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक का उसने डिस्टेंस कवर करना है, तो मैं क्या उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कह सकता हूँ? बिल्कुल। हजारों किलोमीटर के विद रिस्पेक्ट आपका वो 200 150 मीटर की जो ट्रेन होगी उसका डिस्टेंस उन हजारों किलोमीटर के कंपैरिजन में क्या है? बहुत कम है। तो ऑटोमेटिकली वहां पर ट्रेन को भी मैं क्या कंसिडर कर सकता हूँ? पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकता हूँ। तो जरूरी नहीं है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट वही पर्टिकुलर चीजें होती हैं वो बहुत ज्यादा छोटी हो ना। बहुत बड़ी चीजों को भी पॉइंट ऑब्जेक्ट माना जाता है, बट वो कब माना जाता है? जब वो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं उनके कंपैरिजन में रख के अपने लोग उस पर्टिकुलर बॉडी का साइज देखें। अगर वो साइज बहुत छोटा है उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में, तो ऑटोमेटिकली उस बॉडी को मैं क्या कह सकता हूँ? पॉइंट ऑब्जेक्ट कह सकता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है टाइप्स ऑफ मोशन। तीन तरह के मोशन हैं बेसिकली यहाँ पर। पहला है आपके पास लीनियर मोशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ मोशन की बात करते हैं। पहला है लीनियर मोशन। ठीक है, लीनियर मोशन का दूसरा नाम होता है ट्रांसलेटरी मोशन और तीसरा नाम होता है रेक्टिलिनियर मोशन। इनके तीन नाम से लीनियर मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन लिख लीजिए। 5 सेकंड का टाइम हो गया। 5। ठीक है, काफी था लिखने के लिए, बहुत है। ठीक है, फिर होता क्या लीनियर मोशन में? व्हेनेवर अ बॉडी इज ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में अगर मैं यहां पर खड़ा हूं, मैं सीधा चलता जाऊं, तो ये मेरा जो मोशन है ये बेसिकली क्या है? ये एक लीनियर मोशन है। इसका दूसरा नाम ट्रांसलेटरी मोशन, तीसरा नाम रेक्टिलिनियर मोशन। क्लियर है बात? तो ऐसे पर्टिकुलर मोशन को नाम दिया जाता है लीनियर मोशन। ठीक है, दूसरा है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन का दूसरा नाम होता है सर्कुलर मोशन। अब पर्टिकुलर कोई भी बॉडी एक सर्कुलर मोशन में अगर मूव कर रही है, ठीक है, तो उसके मोशन को नाम दे दिया जाता है सर्कुलर मोशन या फिर रोटेटरी मोशन। ठीक है, फिर आती है तीसरी चीज, वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, वाइब्रेटरी मोशन का दूसरा नाम होता है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी वर्ड से आपको ज्यादा क्लियर हुआ होगा मेरे हिसाब से। ऑसिलेटरी मोशन देखो, पेंडुलम, ये भी एक तरह का मोशन ही है। ठीक है, तो इस मोशन को नाम दे दिया जाता है वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन। तो विद एग्जांपल्स आपने इनके बारे में लिख लेना है। ठीक है, जैसे मैंने पिछले पर्टिकुलर यूनिट के सारे नोट्स दिए हैं एक साथ, तो जैसे ये वाला यूनिट खत्म होगा तो इसके भी सारे नोट्स मैं एक साथ दे दूंगा, बट वो बिल्कुल एंड में दूंगा। तो तब तक आपने क्या करना है? आपने अपने छोटे मोटे नोट्स जो हैं वो जो तैयार होने चाहिए आपको, वो आपने करने हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मोशन में कौन कौन से मोशन हो गए? लीनियर मोशन, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। अब जो मोशन है वो बेसिकली जस्ट एक ही पर्टिकुलर लाइन में नहीं करा जा सकता, वो किसी प्लेन में भी हो सकता है और एयर में भी हो सकता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपका जो मोशन है वो डील करता है डायमेंशंस में। तो मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, मोशन इन 3D। 1D मतलब वन डायमेंशनल मोशन, 2D मतलब टू डायमेंशनल मोशन और 3D मतलब थ्री डायमेंशनल मोशन। तो whenever a body is traveling in a one single straight line, अब बेसिकली अगर मैं इस कमरे में हूं तो मेरे पास कितने डायमेंशन हैं? तो अगर मैं उस आपको वो कॉर्नर शायद दिख नहीं रहा होगा, तो एक कमरे का कॉर्नर कंसिडर कर लिया जाए तो उसमें तीन डायमेंशन मुझे दिखेंगी। पहली एक्स,
दूसरी y और तीसरी z, x y z। अगर मैं किसी भी एक डायमेंशन में मूव करता रहूं, जैसे x एक्सेस के अलोंग ही जाता रहूं, या y एक्सेस के अलोंग ही जाता रहूं, या z एक्सेस के अलोंग ही जाता रहूं, तो ऐसे मोशन को नाम दूंगा मोशन इन वन डायमेंशन। क्लियर? उसी सेम टाइम पर अगर मैं बात करता हूं, यहां पर ध्यान से देखिएगा, अगर ये एक प्लेन है, ठीक है, ये हो गया x, ये हो गया y, ठीक है, z को लेना हो तो z आपका ये हो जाता है। अगर मैं मेरी बॉडी मैं along x एक्सेस जाता रहूं, तो ऑटोमेटिकली what this particular type is motion to be called, this motion is called to be one dimensional motion। अगर मैं क्या करूं, ये बॉडी को x एक्सेस की तरफ ना लेकर किसी प्लेन में मूव करना शुरू कर दूं, एक्स वाई प्लेन, मतलब मेरी बॉडी जब एक्स एक्सेस कवर कर रही है तो साथ में साथ वो वाई एक्सेस को भी कवर करे, उसकी पर्टिकुलर पोजीशन एक्स एक्सेस के विद रिस्पेक्ट वाई एक्सेस को भी चेंज करे, तो ऐसे पर्टिकुलर मोशन को नाम दिया जाता है मोशन इन टू डायमेंशन। तो हम जब किसी प्लेन में मूव करते हैं, प्लेन कितने होते हैं, तो जब डायमेंशन आपके पास 3 है, तो प्लेन कौन कौन से होंगे, एक्स वाई एक प्लेन, वाई जेड 2 प्लेन, और एक्स जेड 3 प्लेन। तो मेरा जो बोर्ड है ये किस प्लेन में है, तो आपको मैं ये बता देता हूँ पहले ही कि मेरे पास एक्सेस कौन कौन सी है। ये हो गई एक्स एक्सेस, ये हो गई वाई एक्सेस, और ये हो गई जेड एक्सेस। ठीक है, तो अगर वाई एक्सेस ऊपर, एक्स एक्सेस इधर, जेड एक्सेस बाहर, तो ये किस प्लेन में आ रहा है, ध्यान से देखिए, ये एक्स एक्सेस था, ये वाई एक्सेस था, तो ये कौन सा प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन है। तो बोर्ड किस प्लेन में है, मेरे डायमेंशंस के अकॉर्डिंग वो आपका, मेरे एक्सेस के अकॉर्डिंग वो आपका एक्स वाई प्लेन में है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो मैं किस प्लेन में इस समय खड़ा हूं, तो ये जेड एक्सेस था, ये वाई एक्सेस है, तो ये कौन सा प्लेन हुआ जहां खड़ा हूं मैं, तो ये एक्स जेड प्लेन हो गया। क्लियर है, होपफुली आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब मोशन इन टू डायमेंशन तो भी क्लियर हो गया, किसी प्लेन में जब आप मूव करते हो तो मोशन इन टू डायमेंशन होता है। अब जब टू डायमेंशन की बात कर रहा था तो उसमें एक्स और वाई कवर कर रहे थे अपने लोग, है ना। ठीक, जब आपका तीसरा डायमेंशन भी इंक्लूड हो जाए, कहने का मतलब जेड एक्सेस भी इंक्लूड हो जाए, हवा में चीज उड़नी शुरू हो जाए, हवा में अगर आपकी चीज उड़नी शुरू हो जाए, जैसे पतंग हो गई, प्लेन हो गया, है ना, तो ये हवा में आपका जेड एक्सेस को भी कवर करना शुरू कर दें, एक्स और वाई को तो कवर कर ही रहे थे, जेड एक्सेस को भी कवर करना शुरू कर दें, तो ऑटोमेटिकली दैट पर्टिकुलर मोशन इज सेड टू बी थ्री डायमेंशनल मोशन। तो एक सिंपल बेसिक था जो मैंने आपको बताया है, इसके बाद और आने वाला है, इक्वेशंस ऑफ मोशंस आने वाली हैं, तो उनके बारे में आपको और क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बट अभी के लिए इतना ही। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ अगले टॉपिक्स के साथ। तो बेसिक यही है, तो बेस आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।